तभी अचानक एक ठंडी हवा के झोंके के साथ माहौल में अजीब सा भारीपन आ गया। पता नहीं क्यों मगर मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उस बेचैनी में मुझे ऐसा लग रहा था कि उस इमारत के अंधेरे हिस्से में से कोई मुझे देख रहा है। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम राकेश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। भौतिक घटना। पुणे के हड़पसर इलाके में मौजूद एक अधूरी इमारत की बात शहर में काफी चर्चित थी। उस इमारत का काम करीब 10 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन किसी कारण के वजह से ये कभी पूरा नहीं हुआ। जब जब इसे पूरा करने की कोशिश की जाती तब अजीब घटनाएं शुरू हो जाती थी। मजदूर काम छोड़कर भाग जाते और मालिकों को नुकसान उठाना पड़ता था। इस वजह से कई सालों से वो इमारत वीरान पड़ी थी। ये साल 2015 की बात है। मैं तब एक सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता था और उस वक्त मुझे इस इमारत के नाइट वॉचमैन का काम मिला था। वैसे तो मैं इससे पहले भी कई जगह नाइट शिफ्ट में काम कर चुका था, लेकिन इस इमारत में काम करना इतना मुश्किल और डरावना होगा ये मैंने नहीं सोचा था। रात के वक्त वो इमारत किसी बड़ी परछाई की तरह दिखती थी। चारों ओर खामोशी, और उस खामोशी में पेड़ों की सरसराहट अक्सर मुझे बेचैन कर देती थी। असल में ये सब उस दिन से शुरू हुआ जब मुझे वहाँ काम करते हुए हफ्ते भर हो चुके थे। उस वक्त मैं अपने छोटे से कैबिन में बैठा था जो उस इमारत के पास ही बनी हुई थी। तभी अचानक एक ठंडी हवा के झोंके के साथ माहौल में अजीब सा भारीपन आ गया। पता नहीं क्यों मगर मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उस बेचैनी में मुझे ऐसा लग रहा था कि उस इमारत के अंधेरे हिस्से में से कोई मुझे देख रहा है। इसलिए मैं बार बार अपनी टॉर्च लेकर इमारत की ओर देखे जा रहा था, पर ऐसा कई बार करने के बाद भी मुझे तसल्ली नहीं मिल रही थी। उसी दौरान आधी रात के करीब मैंने एक हल्की सी आहट सुनी। लगा जैसे कोई सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, जिसे सुनकर मैं तुरंत सीढ़ियों की ओर भागा, क्योंकि मुझे डर था कि वो शायद कोई चोर या घुसपैठिया होगा। इसलिए मैं अपने हाथ में टॉर्च लेकर उस आवाज़ का पीछा करने लगा। जब मैं तीसरे मंजिल तक पहुंचा, वो आवाज़ अचानक बंद हो गया। पर जब मैं उस घुसपैठियों को पकड़ने गया तब वहाँ मुझे कोई नहीं मिला। तीसरा मंजिल खाली था। पर फिर भी ये सोचकर कि वो ऊपर हो सकता है, मैं उसे चौथे और आखिरी मंजिल में देखने गया, पर वहाँ भी कोई नहीं था। ये सब देखने और अनुभव करने के बाद मैं मन ही मन थोड़ा घबराने लगा, और फिर उसी हालत में अपने कैबिन में बैठकर मैं यही सब सोच रहा था। पर ठीक उसके कुछ देर के बाद ही मुझे कैबिन के पास हल्के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। पर जब मैंने बाहर झांककर देखा तो वहाँ ऐसा कोई नहीं था जो चलने के बाद वो आवाज़ कर सके, जो कि अजीब और डरावना तो था ही, लेकिन उससे भी अजीब तो तब हुआ जब ये सब मेरे साथ तकरीबन हर रोज होने लगा। पहले घटना के कुछ ही दिनों के बाद ये सब मेरे साथ दोबारा हुआ। अचानक मुझे इमारत के अंदर से हल्की हल्की रोशनी दिखाई दी, पर कैसे, ये देखने के लिए मैं डरते हुए उस ओर बढ़ने लगा। पर वहाँ का अंदर का नज़ारा देखते ही मेरी सांसें थम गई, क्योंकि वहाँ के एक अधूरे कमरे के दीवारों पर किसी ने अजीब तरह की लकीरें खींच रखी थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी के पंजों के निशान हो। तभी मुझे अपने पीछे से हल्की हवा का एक झोंका महसूस हुआ, और मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरे कान में कुछ बोल रहा है। हालांकि वो सब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पर उसके कुछ दिनों के बाद मुझे वो आवाज़ फिर से सुनाई दी। हालांकि जब मैंने टॉर्च जलाकर उस दिशा में देखा जहाँ से वो आवाज़ आ रहा था, तो वहाँ एक परछाई से बैठी हुई थी। जब मैंने करीब जाने की कोशिश की तो वो परछाई अचानक गायब हो गई।
हालांकि इन सब के बावजूद भी वहाँ छोटी मोटी घटनाएं अक्सर होती रहती थी, जैसे चीजों का ना मिलना और कई चीजों का अपना जगह बदल देना। ये सब मेरे साथ अब हर रोज हो रहा था। पर एक दिन के हादसे के बाद मैंने वहां और काम करना सही नहीं समझा। दरअसल बात ये थी कि मैं शाम के वक्त राउंड पर निकला था और जब मैं इमारत से होकर वापस आ रहा था तब मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। पर इससे पहले कि मैं उसे वहम समझता, अचानक उसने मुझे वहां से धक्का दिया। हालांकि वो ऊंचाई काफी ज्यादा नहीं थी, इसलिए मुझे ज्यादा चोट नहीं आया। पर उस घटना के बाद से मैंने वहां रहना ठीक नहीं समझा, इसलिए मैंने जितनी जल्दी हो सके उस जगह को छोड़ दिया। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। ये बात साल 2014 की है। मैं पहली बार हिमाचल प्रदेश के शिमला गया था। मेरे कॉलेज में गर्मियों की छुट्टियां थी और मेरे कुछ दोस्तों ने इसी बीच शिमला घूमने का प्लान बनाया। वे बार बार कह रहे थे कि पहाड़ों में एक अलग ही सुकून है। हालांकि मुझे बाहर जाना उतना पसंद नहीं था, लेकिन पढ़ाई के स्ट्रेस से दूर जाने का मौका मैंने गंवाना ठीक नहीं समझा। जुलाई का महीना था। मौसम ठंडा और हल्का हल्का गीला सा लग रहा था, क्योंकि शाम को जब हम शिमला पहुंचे तब चारों तरफ घने बादल थे और हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी। उसी में पहाड़ की ऊंचाई से देखने पर छोटे छोटे घरों की लाइट्स ऐसे चमक रही थी जैसे आसमान से तारे जमीन पर उतर आए हो। वो नज़ारा इतना खूबसूरत था कि थोड़ी देर के लिए सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। जिसके बाद हमने वहां के एक लोकल होटल में चेक इन किया और कुछ दिन आसपास के जगहों में घूमने का फैसला किया, जो कि वाकई में काफी मजेदार था। लेकिन तीसरे दिन जब हम मॉल रोड पर घूम रहे थे, एक लोकल गाइड ने हमें टनल नंबर 33 के बारे में बताया। उसने कहा कि यह टनल बेहद ही रहस्यमय है और जो भी वहां जाता है उसके साथ कुछ न कुछ बुरा होता है। पर मेरे दोस्तों ने इसे सुनकर हंसते हुए इसे महज मजाक में उड़ा दिया। मैं भी उस समय ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन गाइड के बातों में एक अजीब सा आकर्षण था। हालांकि इसके बावजूद भी हमने गाइड के बातों को हल्के में लिया और मॉल रोड से लौटकर होटल वापस आ गए। लेकिन मेरे मन को कहीं न कहीं टनल नंबर 33 का ख्याल रह रहकर उठ रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके बारे में जानने की जिज्ञासा धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। इसलिए अगले दिन मैंने अपने दोस्तों से टनल नंबर 33 में चलने की बात की। वो पहले तो झिझके, लेकिन मेरे थोड़ा बोलने पर वो मान गए, जिसके वजह से शाम होते ही हम चारों ने गाड़ी ली और उस जगह की तरफ निकल पड़े। टनल नंबर 33 तक पहुंचने का रास्ता घुमावदार था और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ थे। शाम का वक्त था, लेकिन सूरज बादलों के पीछे छुप चुका था और अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। टनल के पास पहुंचकर मैंने पहली बार उसके भव्यता और अजीब सी खामोशी को महसूस किया। ये टनल बेहद लंबी और पुरानी लग रही थी। उसके अंदर से आती हल्की सी सीलन और सड़न की गंध माहौल को और भी डरावना बना रही थी। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि हम अंदर थोड़ी दूर तक चलकर देखते हैं, पर वहां के माहौल को देखकर वे अनमने ढंग से राजी हुए। हम चारों ने अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन की और उस टनल के अंदर कदम रखा। जैसे जैसे हम टनल के भीतर बढ़ते गए, उसकी दीवारों पर जमी काई और पुराने निर्माण का निशान साफ दिखाई दे रहा था। वहां इतनी खामोशी थी कि हमारी सांसों की आवाज भी वहां गूंज रही थी। वहां कुछ ही कदम चले थे कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा है। मैं पलटा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। इसलिए मैंने इसे अपने दिमाग का भ्रम मानते हुए इसे नजरअंदाज कर दिया।
लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरे एक दोस्त ने भी कुछ सुना, जो कि किसी के कदमों की आहट जैसी आवाज थी। लेकिन वो आवाज सिर्फ उस तक ही सीमित थी, जिसे सुनते ही उसने हमसे पूछा, क्या तुम लोगों ने कुछ सुना? किसी के कदमों की आवाज आ रही है। ये सुनकर हम सब रुक गए। टनल के अंदर घुप अंधेरा था और हमारी टॉर्च की रोशनी एक सीमित दायरे में ही दिख रही थी। मैंने अपने धड़कनों को काबू करने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक हमें दूर से किसी के हल्की स्वर में बात करने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी थी कि शब्दों को समझ पाना मुश्किल था, लेकिन ये साफ था कि वहां कोई और मौजूद है। जिसे सुनकर मेरे एक दोस्त ने घबराकर कहा, भाई वापिस चलते हैं, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन मेरे अंदर का जिज्ञासु हिस्सा अब भी उस आवाज का स्रोत जानने के लिए मजबूर कर रहा था। इसलिए मैंने उन्हें समझाया कि शायद ये किसी लोकल आदमी की आवाज हो सकती है, इसलिए हमें आगे बढ़कर देखना चाहिए। पर जैसे ही हम थोड़ी और आगे बढ़े, हमारी टॉर्च की रोशनी में टनल के कोने पर एक आकृति दिखी। वो आकृति एक आदमी की तरह लग रही थी, जो पुराने ब्रिटिश के समय के कपड़े पहने हुए था। वो झुका हुआ था, जैसे वो कुछ खोज रहा हो। जिसे अपने सामने देखकर मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, सुनिए, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा धुंधला और अजीब सा लग रहा था। उसने एक हाथ उठाकर इशारा किया और कमजोर आवाज में कहा, रास्ता दिखाओ। अब कौन सा रास्ता, ये हमें नहीं पता था। उस पल मुझे महसूस हुआ कि ये कोई सामान्य इंसान नहीं हो सकता। मेरे दोस्त चिल्लाकर पीछे भागने लगे, लेकिन उस पल में जैसे मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। चारों तरफ घुप अंधेरा था और सिर्फ मेरी सांसों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने अपने दोस्तों को भागते हुए देखा, लेकिन मेरे हाथ पैर बेजान हो गए थे। वो आदमी अपनी अजीब आंखों से अब मेरी ओर ही देख रहा था। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और अपनी टॉर्च को दोबारा चालू करने की कोशिश की। माचिस की तिल्ली की तरह टॉर्च बार बार जलने की कोशिश में झपक रही थी और हर बार उसके झपकी रोशनी में मुझे वो आदमी पहले से और पास नजर आ रहा था। मेरे गले से आवाज निकालना मुश्किल हो रहा था। मैंने कांपते हुए कहा, आप कौन हैं? उसने फिर से वही शब्द दोहराए, रास्ता दिखाओ। मेरी टॉर्च आखिरकार पूरी तरह से चालू हुई और उसकी रोशनी पड़ते ही वो आदमी हवा में धुंध की तरह गायब हो गया। इस तरह के एक डरावने मंजर को देखकर मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मैं खुद उन्हें सुन सकता था। उसी बीच जब मुझे भागने का मौका मिला, मैंने बिना पीछे देखे भागने का फैसला किया। टनल में हर कदम मुझे बोझिल लग रहे थे और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मेरे पीठ पर ठंडी सांस छोड़ी हो। जब मैं टनल से बाहर पहुंचा तो मेरे दोस्त मुझे हाफते हुए मिले। वो पूरी तरह डरे हुए थे। उनमें से एक ने, यानी कि राहुल ने, कांपते हुए बोला, मैंने भी उसे देखा। वो आदमी वो मेरे पास आया और कुछ कहने लगा। राहुल की आवाज में घबराहट और डर साफ नजर आ रहा था और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें इस बात का सबूत थी। हालांकि मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद भीतर से हिल चुका था। इसलिए हमने गाड़ी में बैठकर तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। उस दौरान गाड़ी में सन्नाटा था, कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था। बाहर अंधेरा और घना हो चुका था और सड़क पर सिर्फ हमारी गाड़ी के हेडलाइट्स ही दिख रहे थे। जैसे हम शहर की तरफ बढ़ने लगे, हमें लगा कि सब ठीक हो गया है, लेकिन तभी गाड़ी के पिछले हिस्से में हल्की खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी। मेरा दोस्त, जो कि उस समय ड्राइविंग कर रहा था, उसने कहा, क्या तुमने ये आवाज सुनी? मैंने हाँ में अपना सिर हिलाया, लेकिन जवाब देने की हिम्मत मैं जुटा नहीं पा रहा था। उसी बीच अचानक से
गाड़ी के शीशे पर किसी ने दस्तक दी, जिसके वजह से हम सभी चौंक गए, क्योंकि गाड़ी तेज रफ्तार में थी और उतनी ऊंचाई पर यह असंभव था कि कोई पैदल गाड़ी का पीछा कर सके। पर ड्राइवर ने शीशे में उसी टनल वाले आदमी को देखा। मैंने भी शीशे में देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। कुछ ही पलों में गाड़ी के अंदर एक ठंडक सी छा गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एसी चालू कर दिया हो, लेकिन हम जानते थे कि ये सामान्य नहीं है। इसलिए उस समय हम किसी तरह से बस होटल वापस पहुंचना चाहते थे। होटल में पहुंचकर मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार वो चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। फिर अचानक से मुझे कमरे में हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने सोचा कि शायद ये मेरी घबराहट का असर है, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, मुझे अपने बिस्तर के पास ही किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और ठीक अपने सामने एक परछाई देखी। वो वही आदमी था, वही आंखें, वही कपड़े। उसने फिर से कहा, रास्ता दिखाओ, और उसके साथ कमरे में सब कुछ ठहर गया। उसे देखकर मेरी आवाज फिर से बंद हो गई थी और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। पर उसके बाद क्या हुआ ये मुझे आज भी याद नहीं है। शायद मैं बेहोश हो गया था, क्योंकि सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैं बिस्तर पर अकेला था, लेकिन कमरे में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सीलन और सड़े हुए लकड़ी की। इसलिए हमने उसी दिन शिमला छोड़ने का फैसला किया। लौटते वक्त भी मैंने उस रास्ते को पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भी जब उस घटना को मैं याद करता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या वो सिर्फ मेरा वहम था या वहां पर सच में कुछ हुआ था? ये सवाल आज भी मेरे जहन में गूंजता है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि मैं टनल नंबर 33 का नाम सुनते ही बेचैन हो जाता हूँ। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि अनिकेत और उसके दोस्तों के साथ शिमला के टनल नंबर 33 में घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।